Okay, now, now look at this topic. In the cardiovascular system, in your syllabus, if you have seen, we started with the symptomatology, introduction to the cardiovascular system, especially what are the complaints the patient actually is reporting to the clinics. Something about that, especially the two symptoms where we focused more. One is the chest pain, another is the shortness of breath. Some more will be like palpitation, some others will come in the arrhythmias and others also. तो दो अच्छे से सिम्टम्स बहुत कॉमन जो क्लिनिक्स पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को लेके आते हैं वो होते हैं चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड टू सम एक्सटेंट एडिमा आल्सो, पीडल एडिमा, जैसे मैंने लास्ट टाइम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखा, असाइटिस, सर्टेन अदर्स आल्सो। लेकिन ये दो बहुत मेजर सिम्टम्स हैं और इन सिम्टम्स को लेके हमने दो डिजीज़ हमने कवर की। एक था इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जिसमें दो कंडीशंस थी, एक थी एंजाइना एंड अदर वाज द मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई कल जो हमने डिस्कस किया लास्ट क्लास के अंदर, दैट वाज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक मेजर टॉपिक है और वहाँ जो मेजर सिम्टम्स हैं वो हैं ब्रेथलेसनेस, दैट इज़ द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड एडिमा आल्सो। और उसके बाद एक और भी टॉपिक हमने किया वो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ था। अब जो यहाँ पर एक और टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है द कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ मीन्स दीज आर द डिजीज़ व्हिच इन फैक्ट आर affecting the patient at the time of birth, during development. During development, certain diseases in fact which affect the patient at the time of the birth, they report, their parents actually bring them to the clinics, or at any time after birth they can actually be having the symptoms. कुछ ऐसे कि even adulthood में आ जाते हैं और पता चलता है कि ये जो इस वक्त यहाँ कंडीशन है ये दरअसल कंजेनाइटल है। सिम्टम्स बहुत ही माइनर थे, वो इग्नोर करते थे, कोई ऐसा सिम्टम ऐसा सच नहीं था कि विच एक्चुअली फोर्स देम टू ब्रिंग देम टू द डॉक्टर हियर। लेकिन उन्हें रिपोर्ट किया जाके 30 इयर्स की एज में जाके, तो ये नहीं था कि वो 30 ईयर में आके हुई वो डिजीज़, ये डिजीज़ बाय बर्थ थी उसको। और ऐसी कुछ कंजेनिटल डिजीज़ जो हैं जिनको हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं वो दरअसल आपके इस सिलेबस में हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप बात करते हो ना मेडिसिन की, तो मेडिसिन आपकी एक्चुअली 4 पिलर्स पे खड़ी है। उसमें से 4 पिलर तो वो हैं, यानी 4 पिलर्स का मकसद है कि 4+4, 4 पिलर्स वो हैं जो फाउंडेशन के पिलर्स हैं, जो यहाँ हम डिस्कस नहीं करते, वो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में डिस्कस करके आगे। और वो 4 पिलर्स हैं कौन से? एक है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। एंड दीज 4 पिलर्स वी डोंट डिस्कस हियर इन डिटेल। ये हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करते, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लास में आने से पहले थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी ऑफ द हार्ट आती हो, उसकी कोरोनरी आर्टरीज वगैरह एक जनरल व्यू आपको आता हो, और कुछ नहीं सही तो एक पेज पर आपको वो आप उसके बेसिक नोट्स आप लेके अपने पास रखें, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बार बार आएगा। उसकी कुछ एम्ब्रियोलॉजी का पता हो आपको, क्योंकि आज आप कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी का टच तो होगा यकीनन, क्योंकि दिस आर दी डिजीजेस व्हिच हैपन ड्यू टू द प्रॉब्लम्स विद इन द डेवलपमेंट नाउ, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। माना थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी, उसके साथ थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी, क्योंकि हमें पता है कि कार्डियक साइकिल क्या है, एटलीस्ट कार्डियक साइकिल के फीचर्स हो थोड़ा सा नॉर्मल ईसीजी। देन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का मकसद यह है कि पैथोलॉजी में जो डिजीज़ आपने की थी उसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ थी, 2-2 3-3 लाइन है और कुछ नहीं सही। अब गूगल में सर्च ही कर लेंगे, उसकी 6 लाइनें जो ऊपर लिखी होती हैं, चलो उनके बारे में। तो व्हाट दीज कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आर। और उसके बाद मेजर मेडिसिन फार्मा में हमने इस्तेमाल की हुई होती हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, थोड़ी बहुत उनके बारे में। तो एक व्यू आपको होना चाहिए कि बिफोर यू इंटर इनटू द मेडिसिन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये 4 पिलर वो हैं जो फाउंडेशन पिलर्स हैं, जो ज़मीन से नीचे हैं एक तरह से। हम करेंगे मेडिसिन जो अब ज़मीन से ऊपर है, उसके फिर 4 पिलर्स हैं, और उसके जो 4 पिलर हैं उसमें से जो पहला पिलर है वो है हिस्ट्री।
हिस्ट्री का मकसद है कि द कंप्लेंट्स व्हिच द पेशेंट एक्चुअली टेल्स यू, व्हाट हैज़ ब्रॉट द पेशेंट टू द डॉक्टर इज द कंप्लेन। पहला काम ये होता है, आप पेशेंट पूछते हैं क्या तकलीफ है, क्योंकि यहीं से शुरू होगी। ये है टाइटल उसका कि मैं इस वजह से आया हूँ डॉक्टर साहब, मुझे सांस की तकलीफ है, डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट में पेन होता है, मुझे सीने में दर्द होता है, ऐसे वो आपको बोलेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। वो होगी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, ये कब होता है दर्द, ये कब से है, कब ज़्यादा होता है, कब कम होता है, कहाँ कहाँ होता है, आपको किस टाइप का पेन है, रेडिएट कैसे होता है। ये चेस्ट पर आप क्वेश्चंस करते हैं और वो आप अपनी हिस्ट्री लिखते हैं, इससे आपको क्ल्यू मिलता जाता है। ये पहला पिलर है आपका, बिगिनिंग यहाँ से। अच्छी हिस्ट्री आपने अगर ली है ना, तो आधी डिजीज़ आपकी टेबल पर, आपके टास्क से हाथ ही नहीं लगाया पेशेंट को, आप आधी से ज़्यादा डिजीज़ आपकी वहीं डायग्नोस हो जाएगी, फैसला हो जाएगा उधर ही, अगर अच्छी हिस्ट्री है तो। और हिस्ट्री तभी अच्छी लेंगे जब आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होगी। आप ऐसे जस्ट इधर उधर के इरेलेवेंट क्वेश्चन करने को हिस्ट्री नहीं कहते हैं, हिस्ट्री के पीछे विजडम होता है। आप बिल्कुल हिट करके जो आपको चेस्ट की पेन बता रहा है, तो आप पूछेंगे, आप समझ सकते हैं कि ये पेन इन वजह से हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड करूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिस्ट करूँ उसको। पेन कब होता है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब होता है, मैं वॉक करता हूँ होता है, 3 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ होता है, मेरी सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कब होती है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे यहाँ पर। ये पहला पड़ाव ये है आपका, फर्स्ट पिलर ऑफ योर मेडिसिन इज दिस। द सेकंड पिलर, और उसके साथ साथ ये नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन, कुछ और भी, जैसे फैमिली हिस्ट्री, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, जैसे उसकी पास हिस्ट्री, कोई और हॉस्पिटल हिस्ट्री, कोई एडमिशन हिस्ट्री होगी उसकी, को पिछले किसी ज़माने में कहीं हॉस्पिटल में वो एडमिशन्स तो नहीं हुई हैं इसकी, इससे आपको आइडिया होगा। कोई मेडिकल हिस्ट्री, कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं लेता है, कोई मेडिसिन को लिख के नहीं, इससे आपको आइडिया होगा कि इसको कोई और भी कंप्लेंट्स हैं, ये डॉक्टर के पास पहले भी गया है, और सम मोर लाइक दिस आल्सो। तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ इस तरीके से जब आप लिखते हैं 1-2 पेज पे, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो दूसरा पड़ाव है आपका, वो है एग्जामिनेशन। अब इस एग्जामिनेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जनरल एग्जामिनेशन, एक होती है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन को तो ओवरऑल ही देख लें, जैसे पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाया, देख लें उसको, पहले तो उसका लें वाइटल्स, TPR, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, उसके बाद उसका BP ले लें। ब्लड प्रेशर लेने के बाद अगर आपको ग्लूकोमीटर है तो RBS भी कर लें, उसकी रैंडम ब्लड शुगर भी ले लें। उसके बाद ओवरऑल उसको देखें उस कहीं कोई एडिमा तो नहीं है, कोई वेंस तो ऐसी नहीं है जो नज़र आ रही हो आपको, डायलेटेड वेंस, कहीं कोई स्वेलिंग, लिम्फ नोड वगैरह एनलार्ज तो कहीं सरफेस पे नज़र नहीं आ रहा है आपको। उसकी और कलर वगैरह स्किन का देखें, कहीं ब्लूइश तो नहीं है उसकी लिप्स वगैरह या इस किस्म की चीज़, साइनोसिस। आप इस लोअर आईलिड को नीचे करके उसको बोलें ऊपर देखें, और लोअर आईलिड के ऊपर ये कंजक्टिवा की रेडनेस, उसका टिंज देख लें, अगर वो पिंकिश है तो एनीमिया की आपको असेसमेंट हो जाएगी। आप उसकी अपर आईलिड को ऊपर करके इसको नीचे दिखाएं, उसका स्क्लेरा देखें, इससे जॉन्डिस का अंदाज़ा हो जाएगा। कोई येलो कलरेशन तो नहीं है आपको, जॉन्डिस तो ना कहें, येलो कलरेशन कहें, तो जॉन्डिस हो, साइनोसिस हो, एनीमिया है, एडिमा है, लिम्फ नोड की लार्जमेंट है, कंजेस्टेड वेन्स हैं, कोई विजिबल पल्सेशन है, ये सारा जनरली ओवरऑल व्यू मिल जाएगा आपको। इसको जनरल एग्जामिनेशन कहते हैं। और जनरल एग्जामिनेशन में आप कम से कम 10-15 चीज़ें देख लेते हो। टेम्परेचर देखा, पल्स देखी, आपने थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर देख लिया, पल्स उसका फील किया, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर लिया, रिस्पायरेशन का रेट देखा, उसका रैंडम ब्लड शुगर देख लो, एडिमा देखें, उसका असाइटिस वगैरह तो नहीं है, कंजेस्टेड वेन देखें, लिम्फ नोड देख लिया आपने, उसके कलर्स देखें, यानी ब्लूनेस देखें, रेडनेस देखें, येलोनेस देखें, 12-13 चीज़ें आप उसकी फॉलो कर सकते हो यहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो आप उनको फॉलो कर सकते हो ऐसे। तो जनरल एग्जामिनेशन में काफ़ी फाइंडिंग्स आपको मिल जाती हैं। उसके बाद आप सिस्टम्स में अंदर जाएंगे। सिस्टम एग्जामिनेशन, कितने सिस्टम्स? वंस अगेन एवरीथिंग इज 4 यहाँ 4 बेसिक फाउंडेशन, अब मेडिसिन फिर 4 में आपने यहाँ पे देख लिया, आपने हिस्ट्री पहला, एग्जामिनेशन दूसरा, और एग्जामिनेशन के अंदर सिस्टम्स फिर कितने? 4। और 4 में कौन सा? अभी पहला तो वही करें जो आप कर रहे हो, कार्डियोवैस्कुलर, फिर रिस्पायरेशन, फिर GIT, और आखिर में नर्वस सिस्टम।
ये 4 सिस्टम्स आप एग्जामिन करेंगे। और जब आप एक एक सिस्टम एग्जामिन करोगे तो एक एक की फिर ब्रांचेस 4 एक की बता रहा हूं। जैसे नंबर 1, पेशेंट को फिलहाल देखें, उसका चेस्ट देखें, आंखों से देखें सिर्फ, इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। सिर्फ देखें उसको, हाथ न लगाएं उसको, फिलहाल देखें, तो इसका इंस्पेक्शन। उसके बाद उसको आप हाथ लगाएं उन पार्ट्स पर, ये पल्पेशन। और पल्पेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अगर फॉर एग्जांपल विंटर सीज़न है तो आप अपने हाथों को गर्म करें, गर्म के साथ वार्म करें, अपने हाथ को वार्म करके उसके बाद उसको हाथ आप टच करें। ऐसे न हो के बाहर से आप ठंडे हाथ लगा के उसको ऐसे हाथ लगाए, वो छलांग मारे, वो आधी सी फाइंडिंग तो गई आपकी, एकदम से उसकी बीट उसकी तेज़ हो जाएगी। और जब भी आप पल्पेशन करें, जो भी आप प्रोसीजर उस पर करना चाहते हो उसको आप पहले एक्सप्लेन करें, बताएं कि ये मैं करूँगा, ताकि वो पहले से तैयार हो जाए और वो कंसेंट दे। वो एक तरह से आप उसके साथ एक केमिस्ट्री आपकी डेवलप हो जाए। तो सॉफ्टली उससे जेंटली आप करेंगे, जितना आप उसके जेंटली, जितना कॉन्फिडेंस उसका आप गेन करेंगे, उतनी फाइंडिंग्स ज़्यादा मिलेंगी आपको, उतना वो ज़्यादा बताएगा, बेटर तरीके से बताएगा। टाइम दें उसको, कंसल्टेंट का काम होता है उसको टाइम दें, टाइम देंगे तो ये चीज़ें निकल के आएंगी। क्ल्यू आपको इन्हीं चीज़ों से मिल जाएगा। और यहाँ ये क्या, पल्पेशन। और पल्पेशन के बाद फिर आप स्टेथोस्कोप से देख सकते हो, सुन सकते हो, उसको आस्कल्टेशन कहते हैं। बहुत सारी फाइंडिंग्स आप आस्कल्टेशन, चेस्ट के अंदर की तो बेशुमार फाइंडिंग्स आप आस्कल्टेशन से देख सकते हो। जिससे अगर फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी एडिमा है तो आप अपना स्टेथोस्कोप को जब आप रखेंगे मुख्तलिफ जगहों पर, तो ब्रेथ साउंड्स के साथ साथ आपको एडिशनल साउंड्स भी सुनाई दे सकते हैं, जैसे क्रेपिटेशंस। क्रेपिटेशंस का मकसद है कि आपको वो क्रैकलिंग साउंड्स नज़र आएंगे, आपको सुनाई देंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाटर है, फ्लूइड है उसके अंदर, और एयर जब जाएगी तो कड़कड़ की आवाज़ आएगी, या आपके जो एल्विला ऐसे खुलेंगे तो आपको बाकायदा आवाज़ आएगी। इसको क्रैकलिंग साउंड, या इसको कहते हैं क्रेपिटेशंस। और उस दिन किसी ने पूछा भी था, मेरा ख्याल है, कि क्रेपिटेशन कैसे सुनाई देती है, कैसे आवाज़ होती है। तो आप अपने ये बाल जो है ना, ये कान के करीब ले आएँ, जिसके जा सकते हैं, लड़कियों तो सबके जाएंगे, बॉयज़ के भी जा सकते हैं। यहाँ जाके उसको थोड़ा सा ऐसे मसलें, ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, इस किस्म की आवाज़ आपको स्टेथोस्कोप रखने से वो सांस अंदर लेगा तो आएगी, इस किस्म की लगभग ऐसी आवाज़। इसको क्रैकलिंग साउंड, जैसे रसलिंग साउंड, जैसे जैसे सूखे पत्ते आपस में टकराते हैं। अब सूखे पत्ते कौन जाके देखे, सीधा यहाँ कान के करीब, अपने बाल क्यों नहीं देखे, वो भी सूखे पत्तों की तरह ही होते हैं। जाहिर है सभी ड्राई रखते हैं बाल, कौन तेल लेके कौन लेके आ जाता है। तो आपको इस तरीके से ड्राई जो ना हेयर इस तरीके से मिलेगी, ये क्रेपिटेशंस कहलाते हैं। इस किस्म की चीज़ें मिलेंगी जब पल्मोनरी एडिमा होगा। और फिर जो चौथी चीज़ होगी वो होगी परकशन। पल्पेशन के बाद आस्कल्टेशन एंड देन परकशन। परकशन का मकसद ये है कि यू हैव टू नॉक एट द सरफेस, और नॉक करेंगे सरफेस पर, क्योंकि एल्विला हैं उसमें एयर है तो रेजोनेंट वॉइस आएगी, साउंड होगा रेजोनेंट। जैसे ना किसी खाली गिलास में आप इस तरीके से ऐसे ऐसे नॉक करते हो तो आवाज़ आती है टंग, उसी में अगर पानी भरा हुआ हो तो आवाज़ आएगी टक, साउंड ही को नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ करके देखेंगे ना जब आप, तो आपको बाकायदा साउंड आएगी, रेजोनेंट वॉइस आएगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे, अगर खुदा न खासा यहाँ होगा ना फ्लूइड, फिर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको टक टक की आवाज़ आएगी, वो रेजोनेंट वॉइस नहीं आएगी, एकदम से आवाज़ चेंज हो जाएगी। इसका मकसद है कि आपके इस हाथ के नीचे उस लंग में या प्लूरल स्पेस में या एल्विला में फ्लूइड भरा हुआ है। ये प्लूरल इफ्यूजन या पल्मोनरी एडिमा की तरफ जाएगा इशारा, यहाँ पर एटलीस्ट प्लूरल इफ्यूजन की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन से फिर क्रेपिटेशन की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि प्लूरा में एयर थोड़ी जाती है। ये क्रेपिटेशन कब आएगी आपको, प्लूरल इफ्यूजन में कि पल्मोनरी एडिमा में? क्योंकि एल्विला ऐसे एक्सपेंड करेंगे एयर जाने से। और इस तरीके से यहाँ पर आपको देखो, तो सम ऑफ द एडिशनल साउंड्स, एक्सेसरी साउंड्स यू विल एक्चुअली बी हियर, इससे भी। और दोबारा तो ये 4 पिलर्स हों, और हर सिस्टम में ये चारों चीज़ें आप देखेंगे। ऐसा करते करते आपकी 70% डिजीजेज आपकी इवन डायग्नोस हो जाएंगे। लेकिन अभी 2 पिलर्स हैं, इसका सबूत भी चाहिए। ऐसे भी नहीं है कि मैं कोई आपको बोलूँगा कि नहीं, बातें करके और फिर एग्जामिन करके आपका काम हो जाएगा वैसे। लेकिन अब शक को दूर करें और ख़ास कुछ तीसरे पिलर को यूज़ करें, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस, वर्कअप करें उसको। तो यू हैव टू एक्चुअली डू, इसको उमूमन कहते हैं वर्कअप। तो यहाँ से जो तीसरा पिलर है वो होगा क्या, इन्वेस्टिगेशंस, जिनको कहते हैं कुछ उमूमन लोग ऐसे कहते हैं कुछ टेस्ट लिख के दें डॉक्टर साहब,
और टेस्ट है कि आज लिख के दें इसे, नहीं लिख के देंगे ना, आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो डायग्नोस कर लिया है, तो पेशेंट कहेगा इसको कुछ नहीं आ रहा है, इसे तुक्के मार रहा है। वो पेशेंट खुश होते हैं जब उनको टेस्ट वेट करवाओ ना, तो पेशेंट थोड़े से खुश होते हैं कि नहीं नहीं, जिसको हम कहते हैं हाँ जी बेस लाइन, अभी उस पर आता हूँ। ये जो टेस्ट हैं इन्वेस्टिगेशन जिनको हम कहते हैं, उनमें से कुछ इन्वेस्टिगेशंस ऐसी होती हैं जो आंखें बंद करके सबको लिख के दे दी हैं, रूटीन टेस्ट, इसको हम कहते हैं बेस लाइन वर्कअप। ये बेस लाइन होती है, यानी बेसिक, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, ब्लड सीपी, ये बेस लाइन, इसको बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन है वर्कअप, बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस, समझ गए। तो ये बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन में आप क्या क्या लिख के देंगे, उमूमन एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इससे भी नहीं है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेस लाइन में जो सबको लिख के देते हैं उमूमन, अगर ये आपका है तो ये आपका तीसरा पिलर है। इसमें आप इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेबॉर्ट्री है आपके पास, लेबॉर्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हेमेटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, कुछ हद से बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर, और उसके बाद इमेजिंग टेक्निक्स, इमेजिंग में फिर एक्सरे, एमआरआई है, फिर सीटी स्कैन है, फिर और हैं जैसे कुछ और चीज़ें जैसे डिवाइसेस वगैरह में, जैसे ईसीजी यहाँ कराते हैं, इकोकार्डियोग्राफी आप कराएंगे यहाँ पर, और इससे बियॉन्ड कुछ प्रोसीजरल एंजियोग्राफी, अंडरस्टैंड। एंजियोप्लास्टी तो प्रोसीजर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन है क्या, एंजियोप्लास्टी तो थेरापेटिक है, वो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं, वो तो ट्रीटमेंट है, वो तो मैनेजमेंट है आपकी। तो उसमें एंजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेशन में जो पहली चीज़ आपने अभी अभी बताई वो क्या, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन। इसमें आप यहाँ पर पहली चीज़ लिखेंगे सीबीसी, माने कंप्लीट ब्लड काउंट, जो ब्लड सीपी होती है, जिसको ब्लड सीपी कहते हो। और ये सीबीसी में आपको ईएसआर भी देंगे या नहीं देंगे, तो आप लिख देंगे यहाँ पर सीबीसी एंड ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये दोनों देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है बेसलाइन, जो मशहूर सीबीसी के बाद, ब्लड सीपी के बाद नेक्स्ट चीज़ यूरिन डीआर। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ अगर बेसलाइन में ऐड करना चाहो तो बेस्ट है यूरिया क्रिएटिनिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं ये उमूमन डायूरेटिक्स पे होते हैं, और डायूरेटिक्स की वजह से उनके इलेक्ट्रोलाइट्स में इम्बेलेंस होता है, क्योंकि डायूरेसिस इतनी ज़्यादा होती है, डायूरेटिक्स की वजह से यूरिन पास होता है, वो सिर्फ वाटर पास नहीं होगा, उसमें काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बेलेंसेस भी हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या किसी में भी बेस लाइन में ये ज़रूर ऐड कर लें, यूरिया क्रिएटिनिन ऐसे लिखते हैं यूसी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरी चीज़ ये है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो पेशेंट होते हैं उमूमन डायबिटिक्स भी होते हैं ज़्यादातर, ख़ास तौर पे ओबीज पेशेंट हो और इस तरीके से, तो आप इसमें और कुछ ना करें, आरबीएस ही लिख के दे दें, चलें, रैंडम ब्लड शुगर। ये तीसरी चीज़। और उसके बाद बेसलाइन में कुछ और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कुछ भी ना हो एक इमेज तो लिख के देंगे ही आप, एक्सरे, किस चीज़ का, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट हार्ट उसमें आ जाएगा शेडो, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे को एक्सरे चेस्ट ये भी लिख सकते हो, या सिर्फ सीधा सीधा लिखते हैं CXR, चेस्ट एक्सरे, तो आप चेस्ट एक्सरे भी इसको लिख के देंगे। उसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी पेशेंट जब एडमिट होता है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा है, आगे से पेशेंट को डील करने वाले हो, पेशेंट हेपेटाइटिस के सिम्टम से तो नहीं आया, लेकिन स्क्रीन करना पड़ेगा आप उसको, तो उसको आप स्क्रीन करें। और स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर आप हेपेटाइटिस बी और सी को एक्सक्लूड करने के लिए हेपेटाइटिस बी की एंटीजन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जिसको कहते हैं, तो आप उसको लिख के देंगे क्या, हेपेटाइटिस बी SAG, माना हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और इसके साथ हेपेटाइटिस सी को एक्सक्लूड करने के लिए, उसको स्क्रीन करने के लिए उसकी एंटीबॉडी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस। ये दोनों एक्सक्लूड करने के लिए, स्क्रीन करने के लिए, कहीं ये बी और सी से अफेक्टेड तो नहीं है, ये कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि आप डील करने वाले हो उस पेशेंट से। ये एक तरह से बेसलाइन है, ये आपको फ़ौरन लिख के दे देनी है, इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। उसके बाद तब तक आप एग्जामिनेशन से ये वो कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आपको जहन में होगा कि और मुझे क्या लिख के देना है, इसको क्या अवेलेबल है CVS के लिए। जैसे CVS में पहले सबसे पहला काम जो होगा वो आप उसकी ECG करें। तो अब आप जो ये बेसलाइन नहीं है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें मैंने बताया कि आप ECG करेंगे, नंबर 1। दूसरा, इस पेशेंट को
क्योंकि हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली, प्रॉबेबली ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है। ईसीजी आपने दी, चलो लिख के दी, वो नॉर्मल आ गई, लेकिन पेशेंट पेन की शिकायत कर रहा था, ऑफ एंड ऑन उसको होता है, कब तीन सीढ़ियाँ चढ़ गया तो पेन अभी नहीं हो रहा है, चलो उसको ईसीजी उसकी नॉर्मल होगी। लेकिन ये जैसे जैसे हिस्ट्री दे रहा है कि जब मैं इतना चलता हूँ मुझे पेन होता है, मैं बैठ जाता हूँ मुझे ये शिकायत होती है, मुझे शदीद पेन है, इस किस्म की मुझे प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे पेन होता है, इस किस्म की चीज़ अभी नहीं है। चलो तो हमें क्या करेंगे, उसको कंफर्म करने के लिए फिर हमें ईसीजी नहीं, हमें ईटीटी करानी पड़ेगी। सुना हुआ है नाम ना? क्या चीज़? इलेक्ट्रिकल नहीं, ई फॉर एक्सरसाइज। चलो आप आगे बताओ, टीटी क्या? लास्ट टी फॉर द टेस्ट। चलो अभी बीच की टी क्या है? टॉलरेंस टेस्ट। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, समझ? एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट का मकसद क्या है? ईटीटी। उसको एक्सरसाइज करवाएं, एक्सरसाइज के दौरान आप ईसीजी देखें। अब आपसे वो तो एक्सरसाइज करा, मैं कैसे ईसीजी देखूं? वो आपको पता है कि ईसीजी कनेक्टेड होती है वो ट्रेडमिल के, जॉगिंग मशीन जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेडमिल कहलाती है, वो ट्रेडमिल पे होती है। उस ट्रेडमिल पे चढ़ा के हम स्टार्ट करते हैं और वो फिर वॉक करना शुरू करता है, उसको तेज़ करते हैं और इस टाइम पर हम उसकी ईसीजी देखते हैं। 10-15 मिनट टेस्ट चलता है, 10-15 मिनट उसको वॉक कराते हैं। अब वो एक्सरसाइज करते करते उसका लेवल आएगा ऐसे और हार्ट का रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर उसकी आर्टरियाँ नॉर्मल हैं तो इस्कीमिक चेंजेस अपीयर नहीं होगी। इसका मकसद है कि वो एक्सरसाइज को टॉलरेट कर रहा है, और इसके लिए फिर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेल के लिए तो ख़ास तौर पे आपको ये है कि क्योंकि आपके छाती पे बाल होते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली गेट योर हेयर शेव्ड। ये आपको बता देते हैं कि बाबा कल आपका टेस्ट का ये टाइम है, आप अपने पूरे चेस्ट के जो बाल हैं वो बिल्कुल आप पूरे सलमान खान जैसे कर दें, आप लोग बिल्कुल साफ। अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू गेट दिस एंटायर चेस्ट शेव्ड। बाद में बाल आ जाएंगे 2 महीने के अंदर, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये टेस्ट पूरे हेयर शेव करने के बाद लीड्स लगाएंगे और आपको वॉक करवाएंगे, जॉग करवाएंगे, और ये टेस्ट देख लेंगे यहाँ पर। अगर फिर भी नॉर्मल आता है, इसका मकसद है कि यू कैन टॉलरेट टेस्ट, और ऐसा कुछ मसला शायद नहीं है। हार्ट का मसला एटलीस्ट इसमें तो नहीं आया, लेकिन आपकी क्लिनिकल असेसमेंट कहती है कि प्रॉब्लम है। आपको नॉर्मल ईसीजी, वैसे नॉर्मल आई ईसीजी, ईटीटी भी करा के देख लिया आपने, वो भी नॉर्मल आई, लेकिन आपकी असेसमेंट, एग्जामिनेशन हिस्ट्री, ये वो आपका एक्सपीरियंस बताता है कि नहीं इसको प्रॉब्लम तो है। अब इसको प्रॉब्लम अगर है तो इसका मकसद है कि मुझे तो देखना है क्या है। अब क्या है? तो ईसीजी भी नॉर्मल है तो छोड़ो उसकी जान, लेकिन अब ऐसे कैसे छोड़ेंगे जान उसकी? मेरी हिस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि ये जो 3 सीढ़ियाँ चढ़ता है या फलां, ये इसको है, इसको कुछ ना कुछ तो है। फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के देंगे इसको एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी आप उसको लिख के दे देंगे, तो नेक्स्ट चीज़ होगी एंजियोग्राफी। और इसके साथ साथ है, इनसे भी पहले, ईसीजी से भी पहले, अगर ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट, तो उसके अंदर ख़ास तौर पे उसको इकोकार्डियोग्राफी, ये अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इसके अंदर मायोकार्डियम की थिकनेस, अगर कोई पुराना इन्फाक्ट है, अगर कोई अटैक हुआ था इसको किसी ज़माने में, सर्वाइव कर गया, वो ओल्ड इन्फाक्ट, वेल्व्स की कंडीशंस, सारी रिपोर्ट आ जाएगी, इतना कुछ के इजेक्शन फ्रैक्शन भी आ जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन का मकसद है कि एट द टाइम ऑफ पंपिंग हाउ मच ब्लड परसेंटेज इज बीइंग एक्चुअली पम्प्ड आउटसाइड बाय द वेंट्रिकल्स, कितनी एफिशिएंसी है। क्योंकि आपको पता है कि कंट्रैक्शन से थोड़ा पहले 130 ml जमा हो चुका होता है, और जब पंप करता है तो सिर्फ 70 आगे फेंकता है, पीछे 60 और रह जाता है, ये नॉर्मल है। इसका मकसद ये है कि 130 का कितना बाहर निकालता है? हाफ से ज़्यादा। हाफ कितना होगा? 65, ये निकालता है 70, तो इसका मकसद है हाफ से ज़्यादा फ्रैक्शन निकाल रहा है। माने यूँ समझ लो कि 55% उसका इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ है, ये नॉर्मल है, मीन्स हार्ट इज पंपिंग प्रॉपरली। लेकिन अगर वहाँ आया कि ये 45 है, 35 है, तो इसका मकसद है कि हार्ट तो पंप ही नहीं कर रहा है सही तरीके से। इजेक्शन फ्रैक्शन पीछे 130 रिसीव कर रहा है और फेंक रहा है बाहर कितना? 50 या 60, या समझ 50 या 40। इसका मकसद है कि इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है? 40%। होना कितना था? 55। तो ईएफ आपको बताएंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा हार्ट इज वीक इन पंपिंग। तो ये क्या है? हार्ट फेलियर की तरफ इशारा है, तो इसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और उसके बाद एंजियोग्राफी मैंने आपको बताई। एंजियोग्राफी के अंदर तो आपको पता है कि
फिर डाई डालते हैं बाय पुटिंग कैथेटर इनटू द फीमोरल आर्टरी, और इसी तरीके से यहाँ पर डाई डाल के और फिर उसका शेडो देख लेते हैं, तो ल्यूमन का अंदाज़ा हो जाता है, कंस्ट्रक्शन का, इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। और इसके बाद MRI वगैरह ये दूसरी चीज़ें और कुछ और जो 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 इन्वेस्टिगेशंस आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका तीसरा पिलर है। यहाँ तक आते आते चीज़ें खुल के आ गई हैं आगे। अब कोई एक आधी चीज़ होगी जो आपको समझ में ना आए, बाकी तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जितनी भी नॉर्मल हैं, आपको 99% पेशेंट जो है वो खुल के सामने आ गया, इसका मसला क्या है, और मसला समझ में आ गया तो फिर जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो तो देंगे ही आप। ये आपका चौथा पिलर होगा द मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड, दिस विल बी द मैनेज। इसका मकसद ये है कि पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर आपको दिखाया इन्वेस्टिगेशन, ये तीसरा, और अब जो चौथी चीज़ होगी वो होगी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट आइदर मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, वो जहाँ सर्जिकल होगी उधर सर्जरी में भेजेंगे, और जहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट होगी उसको मेडिकल वार्ड में, यानी आप अपने कोरोनरी यूनिट के अंदर ही उसको आप ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ये चौथा बड़ा पिलर है। आप जहाँ कुछ इलाज तो आप ही कर सकते हो, कुछ आप रेफर करके आगे भेज देंगे, इसको मैनेजमेंट के। ये 4 पिलर्स पे आपकी पूरी मेडिसिन खड़ी है। हर सिस्टम इन्हीं 4 पिलर्स पे खड़ा है। ये जो खड़ा है, लेकिन वो खड़ा है 4 उस बुनियादी पिलरों पर, और वो है आपकी बेसिक नॉलेज जो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में कर चुके हो। तो वो जो पीछे पढ़ के आ गए उसको भूल ना जाओ। मैं नहीं कहता हूँ कि वो इतना याद हो आपको जैसे एग्जाम में था, नहीं भाई, इतना तो हो कि हार्ट क्या है, उसके 4 चैम्बर्स हैं, कार्डियक साइकिल क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी क्या है, उसमें किस तरीके से सप्लाई होती है, लाइकवाइज इस तरीके से एक जनरल कंसेप्ट हो आपको अंडरस्टैंड। तो ये एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी और ये मेडिसिन पर इस तरीके से हम फोकस करते हैं, लाइक दिस वन। और ऐसे डिजीज़ को, और इन्हीं डिजीज़ में आपको बताया कि पहले हमने उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में 2 चीज़ें की, फिर र्यूमेटिक फीवर बताया, उसके साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बताया। अब यहाँ पर आपकी वही बेसिक नॉलेज एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की बेसिक, क्योंकि आपको पता है एनाटॉमी में फिर हिस्टोलॉजी भी है, तो एम्ब्रियोलॉजी भी है, तो ग्रॉस एनाटॉमी भी है। ये 3 चीज़ें हैं उस एम्ब्रियोलॉजी जैसे एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी दिखावे की है, ऐसे एक एनाटॉमी है, बस आओ सब्जेक्ट पढ़ के आते हैं और जब बैठते हैं तो 3 किताबें आगे आकर रख देते हैं, ये 3 किताबें पढ़नी है। फिजियोलॉजी वाले सीधा सीधा वो बोलते हैं बाबा हमारी एक ही किताब है, एक चौपड़ी सी है हमारी, एक ये पढ़ लो, बस एक ही होती है, हम दूसरी किताब ऐसी कोई हिडन चार्जेस नहीं है हमारी। हम बोलते हैं एनाटॉमी है, आगे आगे बोलते हैं एनाटॉमी है, ये एम्ब्रियोलॉजी भी है, और अभी उस शौक से निकले ही नहीं होते तो फिर एक और किताब रख देते हैं, ये नहीं हिस्टोलॉजी भी है। इस तीनों को हम एनाटॉमी कहते थे दरअसल, माने हिडन चार्जेस। पहले घेर के ले आओ उसको, एक सब्जेक्ट है, और फिर बिठा के उसको 3 किताबें दे दो, और हर एक किताब जो है एक इक्वल साइज़ की होती है। ऐसे भी नहीं है कि चलो हिस्टोलॉजी ये थोड़ा सा एडिशनल सब्जेक्ट है, वो 600 पेज का होगा तो चलो ये 40 पेज की, नहीं नहीं, वो भी 600 पेज की। और फिर लोगों ने पता है क्या किया है एनाटॉमी में, ये क्या है कि ये एनाटॉमी है एक किताब, चलो ठीक है, अभी मुश्किल से 3 किताबें कबूल ही नहीं की, तो एनाटॉमी वाला आएगा, वो बोलेगा ये एनाटॉमी है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ होती है जिसको न्यूरो एनाटॉमी कहते हैं, उसकी किताब अलग है, उसकी किताब अलग है। माने अभी आप उस शौक से निकले ही नहीं थे कि एक और बम फाड़ दिया ऊपर की, चौथी किताब भी है। नहीं देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको पता है क्यों कुछ याद नहीं रहता? इसकी वजह है, मैं बताऊं उसकी वजह, क्योंकि आपको याद करना ही नहीं था, और आप बस जिद थे कि मैं याद करूं। आपको समझना था, आपको समझना था, आपने अपना टाइम याद करने पे लगाया। याद करना ही नहीं था आपको, ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, ये चीज़ें समझी जाती हैं, और आपने समझने पे टाइम ही नहीं दिया। समझते तो आज आपको हर चीज़ समझ में आती। ये शिकायत खुद से न करते कि मुझे तो याद ही नहीं होता। याद करना ही नहीं था आपको, किसी ने बताया ही नहीं आपको कि याद नहीं करना होता है। पेपर कैसे नहीं, पेपर सामने है, मैं आपको, आप समझ के आ जाए, मैं पेपर देखे आपके सामने आ जाए, पेपर सॉल्व कर जाएंगे, हो जाएगा सर। आप जाएं तो सही ना उस रास्ते से, समझने वाले रास्ते से। समझा आपने नहीं, उसको रटना शुरू कर दिया, और रटना शुरू कर दिया तो रटा तो किसी का सगा नहीं है। रटा ये है कि अभी रटा, थोड़ी देर के लिए याद, बाहर निकल के इधर आ गए तो गया, फिर दोबारा ये जो बार बार रिवीजन करते हैं ना लोग, एग्जाम के सुबह को भी रिवीजन, आखिरी लम्हात में भी रिवीजन, 5 मिनट तो उनको दे दो सिर्फ पेपर में, फिर रिवीजन। तो ये वो लोग होते हैं जिनका
जिनका बिजनेस रट्टा होता है, यूं समझो, जिन्होंने ये समझ लिया होता है कि पढ़ाई दरअसल याद करने का नाम है। ऐसा, हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा इसका। ये जितनी भी मैंने आपको एनाटॉमी की जितनी भी मैंने एनाटॉमी की ये आपको फील्ड्स बताई हैं ना, इन सभी पर मेरी किताबें लिखी हुई हैं। जो यूनिवर्सिटी में मेरे सारे स्टूडेंट्स, इवन मेरे सारे टीचर्स जिनको मैंने पढ़ाया, वो सभी मेरी किताबें पढ़ते हैं। इन सब पे मेरी किताबें लिखी हुई हैं। न्यूरो एनाटॉमी की आपकी 700 पेज की किताब होगी, लेकिन हमने उसको कंसाइज करके एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, उसको हमने 250 पेज में खड़ा कर दिया। और स्टूडेंट्स जो है वो कभी तो सारी सोल्ड आउट है, मेरे पास 1-2 कॉपी पड़ी होगी, मैं आपको उसकी मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा आपको कभी। लेकिन अभी आपको टाइम नहीं है इन चीज़ों पढ़ने का, ये टाइम गुजर गया, ठीक है, ये टाइम गुजर गया। अब बुनियाद पड़ चुकी है और आप ग्राउंड से ऊपर आ गए हो, पहली मंजिल की आधी हो चुकी है। अब बैठ गए नहीं, मुझे बुनियाद को ठीक करना है, ये अब आप ठीक नहीं कर सकते, ये उस वक्त ठीक करना था। अंडरस्टैंड? तो इसका मकसद ये है कि ये जो बता रहा हूं मैं आपको कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस जो हैं, उसमें आपकी वो जो बेसिक नॉलेज है, ये आपको कैसे काम आने वाली है। अब मैं यहाँ अगर आपको बताऊं कि बाबा कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस में जो आज हम एक डिजीज़ पिकअप करने वाले हैं, वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो आपको बेसिक एनाटॉमी काम आएगी। एट्रियल माना एट्रियम, सेप्टल माना सेप्टम। सेप्टल है तो सेप्टम है, सेप्टम होगा तो 2 एट्रिया के बीच में, तो राइट और लेफ्ट के बीच में जो सेप्टम होता है। अब उसका क्या डिफेक्ट होगा, अब ऐसा क्या डिफेक्ट उसमें हो सकता है, और वो भी कंजेनाइटली। तो सेप्टम तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेप्टम में तो ऐसे नोड फला फला ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, मामूली तो नहीं ये चीज़ ये। तो इस सेप्टम को, अगर इस सेप्टम के डिफेक्ट को समझना है और है कंजेनाइटल, तो आपको थोड़ा सा पीछे एम्ब्रियोलॉजी में अंदर जाना होगा, क्योंकि जड़ वो है उसकी। और अगर आपका समझा हुआ होगा तो आज ये चीज़ समझने में आपको मज़ा आया होगा या आएगा। लेकिन अगर आपको वो आपने उधर याद किया होगा सिर्फ, तो 3 साल पुरानी चीज़ें कहाँ याद रहती हैं। वो कहती है वो 3 दिन पहले की भूल जाते हैं हम लोग, 3 साल तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि इसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू बता देता हूँ और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। आप भूल जाएं कि मुझे याद करना है, इसको भूल जाओ कि याद करना है, देखो कि समझना कैसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दरअसल है क्या, जिसको उमूमन आपको सोसाइटी में कहते हैं होल इन द हार्ट, दिल में सुराख। तो दिल में सुराख के 2 रीजंस यहाँ पर, दो कंडीशंस यहाँ पर होंगी। एक होगा सेप्टल डिफेक्ट बिटवीन द 2 एट्रिया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, और दूसरा होगा द डिफेक्ट बिटवीन इन द सेप्टम बिटवीन 2 वेंट्रिकल्स। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पार्टीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक साइड पे होता है ऑक्सीजनेटेड, दूसरी साइड पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों में प्रेशर्स का पता है, लेफ्ट में ज़्यादा तो राइट में कम। लेफ्ट में मैक्सिमम 120, मिनिमम 80, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक। राइट में फिर मैक्सिमम 25 तो मिनिमम 8। तो प्रेशर्स का डिफरेंस होता है। और खुदा न खासा यहाँ अगर कोई सेप्टम में डिफेक्ट, कोई सुराख हो गया, ये भी होल इन द हार्ट कहलाता है। दिल में सुराख 2 वजह है, एक के सेप्टम में वेंट्रिकुलर वाले में, इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये वाले केस ज़्यादा होते हैं, ASD वाले केस कम होते हैं। VSD वाले केसेस को बहुत जल्दी से जल्दी ट्रीट करना ज़रूरी होता है। ASD वाले केस में यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के केसेस के अंदर हम इंतज़ार कर लेते हैं। हमने 40-40 साल के भी पेशेंट देखे हैं जिनमें अभी भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में उधर डिफेक्ट, अभी भी सुराख एट्रियल के सेप्टम में होता है। 40 साल तक वो जिंदा रहते हैं और बाद में भी करा लेते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाला इतना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, इसका ऑपरेशन जल्दी हो जाता है, जल्दी करना पड़ता है। तो वेंट्रिकुलर और सेप्टल डिफेक्ट, अब आपको समझना होगा कि ये सेप्टम है क्या और ये डिफेक्ट होगा कहाँ पर। अब इसके लिए थोड़ा सा हार्ट की डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर, आप थोड़ा सा, मैं आपको ज़्यादा बर्डन नहीं डालूंगा, मैं आपको उतना ही करवाऊंगा जितना जहाँ आज इस डिफेक्ट को समझने में ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखें आप इसको उस पर।
तो इस वक्त टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स या कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज में पहली जो डिजीज हम कर रहे हैं वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टीरियल नहीं, एट्रियल। आर्टरी का नहीं है, एट्रियम का है। दो एट्रिया के बीच में वो जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन में कंजेनाइटली बाय बर्थ डेवलपमेंटल डिफेक्ट है, और जो बच्चा डिलीवर हुआ है, जो न्यूनेट इस वक्त डिलीवर हुआ है, उसके अंदर ये मौजूद है। इसको हम कहते हैं होल इन द हार्ट, दिल में सुराख, जिसका उन्होंने आपने नाम सुना। उसका आगे चल के बताता हूँ कि इसका पता कैसे चलेगा। यानी पता कैसे चलेगा? कोई साइन या कोई सिम्टम होगा ज़रूर। ये वो नहीं है जिसमें ब्लूनेस हो। ये आपकी बात दुरुस्त है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स मैं आपको बता दूं कि इसके दो ग्रुप्स होते हैं। एक जिसको कहते हैं साइनोटिक डिजीजेस, जिसमें ब्लूनेस होती है। एक होती है नॉन साइनोटिक डिजीजेस, जिसमें ब्लूनेस नहीं होती। ये वो वाली है। तो अभी वो भी तय हो गया कि ब्लूनेस नहीं होती, तो कुछ तो होगा। पता कैसे चलेगा कि इसको कुछ है? कभी तो पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कोई सिम्टम ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि होल बहुत ही छोटा सा होगा, तो खुद भी फिल हो सकता है। वेरी गुड, खुद भी फिल हो सकता है टाइम के साथ, और ना भी हो तो इतना छोटा होता है कि उसके सिम्टम्स इतने होते ही नहीं हैं, और नोटिस में ही नहीं आते। तो कैसे आएगा पेशेंट आपके पास? कोई अटेंडेंट नहीं लेके आएगा, बड़ा भी हो जाएगा तो शायद ना आए आपके पास। अगर सिम्टम्स इतने खास नहीं है तो वैसे भी ट्रीटमेंट की उतनी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। लेकिन होल बड़ा है तो फिर तो जाहिर है मसले होंगे। तो मसले होंगे तो कौन से सिम्टम्स होंगे, इससे आइडिया हो जाएगा। और आइडिया हो जाएगा तो सिर्फ आइडिया से तो नहीं है, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके वो प्रूव करना होगा, आपको कंफर्म करना होगा कि ये मसला है। तो उसके लिए क्या अवेलेबल है वो देखेंगे, आइडिया हो जाएगा कि ये मसला है। और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह इसमें तो काफ़ी चीज़ें आ ही जाएंगी आपका। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये देखें होल कितना बड़ा है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर मैं देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्ट है इस वक्त है। हार्ट स्टार्ट में हार्ट ऐसे होता है, ये इसका वेंट्रिकल, ये इसका एट्रियम। शुरू में जो हार्ट होता है ना, जैसे ट्यूब की तरह होता है, बीच में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आ जाती है ताकि थोड़ा सा एट्रियम और वेंट्रिकल में थोड़ी सी तमीज़ हो जाए कि भाई ये एट्रियम वो वेंट्रिकल। वरना तो ये अगर सीधा कर दूंगा तो मुझे पता ही नहीं कौन सा वेंट्रिकल कौन सा एट्रियम। तो ये यहाँ पर इस तरीके से होगा। और अगर ऐसा ही लंबा होता रहा तो इतनी तो चेस्ट है ही नहीं हमारे पास। फिर क्या करते हैं, किसी संदूक में अगर, किसी सूटकेस में अगर बड़ी चीज़ डालते हैं तो उसको फोल्ड करते हैं। 6 फीट का गद्दा अगर कार में ले आओगे तो 6 फीट की तो कार भी नहीं है, फिर क्या कर रहे हैं वो ऐसे फोल्ड करते हैं, तो कम से कम वो मोटा हो जाएगा, लेकिन लेंथ उसकी 3 फीट हो जाएगी। तो ये भी ऐसा ही होगा कि ये आपका जो हार्ट है, ऐसे जो कंस्ट्रक्शन दी, चलो ये तुम्हारा एट्रियम, ब्लड आ रहा है इसमें, ये यहाँ से निकल के वेंट्रिकल में जाएगा और आगे से फिर आर्टरियों में जाएगा। इसको तो कर दो फोल्ड, पहले ऐसे कर दो, आगे आ गया वेंट्रिकल, पीछे चला गया एट्रियम, और ये एट्रियम का ब्लड ऐसे करके वेंट्रिकल में। अभी तो ब्लड फिलहाल ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का खेल नहीं है, लेकिन आगे चल के तो होगा ना। इसका मकसद ये है कि ये एक एट्रियम नहीं, इसको 2 में तकसीम करना होगा, और वेंट्रिकल भी एक नहीं 2 में तकसीम करना होगा। तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगा, ऐसे वो पीछे चला गया मेरा एट्रियम ऐसे, तो ये मैं पीछे करके इस तरीके से एट्रियम दिखा रहा हूँ अगर आपको, तो ये पीछे ये एट्रियम ऐसे चला गया, ये हमारा एट्रियम चला, ये वाला अब ऐसे पीछे चला गया इस। और ये आपको पता है कि ये ऐसे करके ये किस में आ गया, वेंट्रिकल में ऐसे आ गया, और ये इसका सुराख होगा जहाँ से निकल के गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। अब इस एक एट्रियम को मुझे 2 कंपार्टमेंट्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के 2 टाइप्स के ब्लड होंगे, और उसके लिए मुझे चाहिए पार्टीशन। जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये कमरा एक तरह से यूँ समझ लो कि ये एक पूरा कंप्लीट सिंगल एट्रियम है। इसको तुम्हें 2 हिस्सों में तकसीम करना है। अब जब 2 हिस्सों में आप तकसीम करोगे तो ये ऊपर से जैसे ना कोई शटर नीचे उतरेगा ऐसे,
जैसे आप उस कमरे में अंदर देखें, यहाँ पर वो पीछे जो आपका वो बीम नज़र आ रहा है, ये साइडों से ये सिर्फ ऐसे बीम है, साइड से पिलर भी है, तो ये भी इसी तरीके से छत से एक शटर की तरह ऐसे क्रिसेंटिक एक पार्टीशन नीचे उतरेगी, ताकि अगर ये पूरा मैं नीचे उतार दूं ऐसे, तो ये कमरा पार्टीशन हो जाएगा ना, उस तरफ वो जहां दे रहा है एक कंपार्टमेंट, और ये जो पूरा है दूसरा कंपार्टमेंट। ये सेप्टम जो उतारेंगे अब, इसका नाम है एट्रियल सेप्टम, इंटरएट्रियल सेप्टम। अब वो इंटरएट्रियल सेप्टम कैसे उतरता है, ये इस तरीके से, ये देखिए मैं पार्टीशन उतार रहा हूं ऐसे, और नीचे और नीचे, ये शटर की तरह नीचे उतार रहे हैं हम लोग, ताकि पार्टीशन कंप्लीट हो जाए। और ऐसे उतरेगी और उतरेगी और उतरेगी यहाँ से। कितना भी मैं शटर अगर क्रिसेंटिक है, कितना भी नीचे उतार दूं, फिर भी नीचे से थोड़ा सा होल रहेगा। ये ऐसे बीम की तरह नहीं है कि ऐसे उतार दे तो फर्श को ऐसे आके लगे कोई भी पार्टीशन हो, ये ऐसे है, फिर भी थोड़ा सा चूहा नीचे से निकल के दूसरे कमरे में जा सकता है। हालांकि पार्टीशन 90% कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक छोटा सा सुराख रह गया है, जो क्या करेगा, दो एट्रिया को जोड़ेगा। क्यों जोड़ेगा, क्यों ज़रूरत थी इसकी, ये इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि आगे से जो ये एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है आगे का, और वो जो पीछे एट्रियम है वो लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेन्स को, और वो ब्लड लाती हैं कहाँ से, लंग से। लंग तो काम ही नहीं कर रहा है, तो वो कहाँ से ब्लड भेजेगा, अभी तो 4 पल्मोनरी वेन्स बनी ही नहीं है। अगर मैं ये पार्टीशन कंप्लीट करता तो वो पीछे वाला एट्रियम जो है वो मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो जाता, और कट ऑफ हो जाता तो वो ख़त्म ही हो जाता। इसलिए मुझे उसको भी इस्तेमाल अभी थोड़ी देर के लिए करना है, इसलिए पार्टीशन को कंप्लीट रखोगे कि थोड़ा सुराख छोड़ोगे, ठीक है ना, ताकि ब्लड इसमें भी जाए, ग्रोथ फैक्टर्स जाएं, वो भी डेवलप हो। तो इसका मकसद है कि पार्टीशन कंप्लीट है, कि पार्टीशन के नीचे एक छोटा सा सुराख है। ये अभी जो पार्टीशन आई है हमारी, इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम, जो अब सबसे पहली दफ़ा अपीयर हुआ है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेप्टम। ये समझ गए कि नहीं? इसको कहते हैं प्राइमरी सेप्टम। वैसे प्राइमरी सेप्टम में ऐसे शरीफ लोग नहीं है कि जैसे कहेंगे, वो थोड़ा सा नाम टेढ़ा करके लेटनाइज किया है उसको, उसका नाम डाल दिया है सेप्टम प्राइमम। अब सर ये तो मुश्किल कर दिया, भाभी मुश्किल कर दिया, इसलिए ये लैंग्वेज हमारी नहीं है, हमने नहीं लिखी है किताबें, जिन्होंने लिखी हैं वो ही अपनी लैंग्वेज में, तो इसको कहते हैं सेप्टम प्राइमम, इसको सेप्टम प्राइमम कहते हैं। इसका मकसद है कि जो नीचे सुराख ये छोड़ा, इसका नाम क्या होगा, सेप्टम। ये सुराख को सेप्टम प्राइमम नहीं कहते, ये जो पार्टीशन यहाँ रखी है इसका नाम है सेप्टम। ये जो सेप्टम है इसका नाम है सेप्टम प्राइमम। प्राइमरी सेप्टम कंप्लीट है कि 90% कंप्लीट है, और नीचे क्या है, होल है, सुराख है। इस सुराख को, ओपनिंग्स को, फोरामिना को उम्मूमन कहते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम सुराख को कहते हैं, ये ऑस्टियम है। किसमें, सेप्टम प्राइमम में। इस ऑस्टियम का नाम है ऑस्टियम प्राइमम, प्राइमरी ऑस्टियम। प्राइमरी फोरामेन, पहला फोरामेन, तो इसको कहते हैं प्राइमरी ऑस्टियम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑस्टियम प्राइमम। क्या इस हिसाब से बच्चा डिलीवर हो जाए, हो जाएगा हमारा काम इस सेप्टम प्राइमम से? नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? हाँ हाँ जी जी, इसको ओपनिंग को क्लोज करना चाहिए। क्लोज कर देते हैं। अब जैसे जैसे मैं ओपनिंग को क्लोज करूंगा, क्या पार्टीशन कंप्लीट अब होगी कि नहीं? हो जाएगी। अगर पार्टीशन कंप्लीट हो गई तो वो जो पीछे तुम्हारा छोटा सा लेफ्ट वेंट्रिकल रह गया था, क्या वो बंद नहीं हो जाएगा मुकम्मल? बंद हो जाएगा कि नहीं? बंद हो जाएगा मुकम्मल। लेकिन अभी तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसने तो ब्लड वेसल्स अभी रिसीव ही नहीं किए, वो तो विदाउट ब्लड इतना छोटा सा होके वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि उसको ग्रो कौन कराएगा? ब्लड। और ब्लड का रास्ता है तुमने बंद कर दिया। लेगा पैदा होने के बाद वो कहाँ से ब्लड लेगा? लंग से। वो तब तो ले लेगा, अब तो नहीं लेगा। अभी तो ये 6वां 7वां 8वां हफ्ता है इसका।
तो ये जो तुमने सुराख बंद किया, करना तो है सुराख बंद, ये इसमें आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे उधर ब्लड अब कैसे पहुंचाना होगा? हाँ हाँ, अभी तो वेल्व कहाँ बने हैं, ट्राइकस्पिड का तो खेल ही नहीं है, ये तो एट्रियम में प्रेशर है। अब जैसे जैसे ये बंद होता जाएगा, ये देखना इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे ये बंद होता जाएगा, कौन सा ऑस्टियम? ऑस्टियम प्राइमम। तो ये जो सेप्टम प्राइमम है ना आपका, इसके टॉप पर आस्ता आस्ता कुछ सेल्स डैमेज होते जाएंगे, यानी उनकी एपोप्टोसिस या उनकी रिमूवल होती जाएगी, डिजनरेशन होती जाएगी, और ये आस्ता 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 डिजनरेट हो जाएंगे, और इधर क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। यानी ये जो शटर तुमने उतारा था, इसके नीचे से जैसे जैसे ये बंद करोगे, वैसे वैसे वहाँ के सेल्स थोड़े से डिजनरेट हो जाएंगे, और इधर होल क्रिएट हो जाएगा रोशनदान की तरह। अब तुम्हारे दो एट्रिया फिर कनेक्ट हो गए कि नहीं, और ये एक और सुराख क्रिएट हो गया, एक और ऑस्टियम, प्राइमरी के सेकेंडरी, इसी को कहते हैं ऑस्टियम सेकेंडम, सेकेंडरी ऑस्टियम। डरने वाली बात नहीं। आप तुम लोग उसमें क्यों नहीं आपने एतराज़ किया था? ये जो आपका टेंडन होता है क्वाड्रिसेप्स में, जिसमें आपका पटेला होता है, इसको हम कहते हैं आम हालात में तो ये होता है पटेलर टेंडन, यानी होता है पटेलर लिगामेंट। कहते हैं क्या उसको पटेलर लिगामेंट, या आप कहते हैं उसको लिगामेंटम पटेली, ऐसे ही बोलते हैं ना, ये लेटनाइज्ड है ऐसे। जैसे यहाँ पर है सेप्टम सेकंडम ऑस्टियम सेकंडम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑस्टियम सेकंडम। भाई सीधी सी बात है, ऑस्टियम सेकंडम का मकसद है कि ऑस्टियम मींस होल, सेकंडम मींस सेकेंडरी। क्या बच्चा पैदा हो जाए इससे? इसका मकसद है कि अभी तो ठीक है, जब डेवलपमेंट हो रही है तभी तक तो ठीक है, लेकिन पैदा होने के बाद फौरी तौर पे थोड़ी कोई ऐसी चीज इसको बंद कर देगी। यानी तुम्हें इंतजाम अभी भी करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा, जो बाद में काम आएगा। तो डेवलपमेंट के दौरान अब देखिए, ये शटर मेरे नीचे उतारा, ऐसे नीचे होल था, वो मैंने बंद किया तो ऊपर रोशनदान क्रिएट किया, उसके बाद ये रोशनदान क्रिएट किया। अब एक और शटर उतारूंगा जो यहां तक आएगा, ऐसे नहीं आएगा नीचे, क्यों? जरूरत ही नहीं है नीचे, यहां तक ढक देगा उसको, अभी क्लोज करेगा नहीं, ब्लड आता जाता रहेगा, लेकिन मैंने ये यहां पर पर्दा लगा जरूर दिया है, जो मुझे पैदाइश के बाद काम आएगा। इसका मकसद है कि मुझे एक और पार्टीशन उतारनी पड़ेगी ऊपर से शटर की तरह, और एक पार्टीशन उतारूंगा तो ये ऐसे, और वो भी क्रीसेंटिक होगी ऐसे, जो सिर्फ उसको ढक लेगी। लेकिन क्या ब्लड का आना जाना रुकेगा क्या इससे? नहीं, फिलहाल रुकना भी नहीं है हमें, पैदाइश के दौरान उसको रोकना भी नहीं है, ब्लड आता जाता रहे ताकि लेफ्ट एट्रियम भी तो ग्रो करे ना। तो ये जो अभी मैंने एक और पार्टीशन उतारी, क्या कंप्लीट पार्टीशन है कि ये हाफ होगा? हाफ होगा। छत से थोड़ा पर्दा ऐसे लटक रहा होगा, ऐसे ज़मीन तक नहीं होगा, ज़रूरत ही नहीं है इतना बड़ा पर्दे की, मुझे सिर्फ उस रोशनदान को ढकना है। इसको एक और सेप्टम लेके खड़ा किया है हमने, ये टर्शियरी, सेप्टम टर्शियरी क्यों होगा? सेप्टम मैंने कौन से दो बनाए हैं? सेप्टम पहले बनाया था वो प्राइमरी, उसमें अब उसमें मैंने दो सुराख किए थे, एक पहला वाला ऑस्टियम प्राइमम, और सॉरी ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकंडम। सेप्टम, इसका मकसद है कि ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकंडम एक ही सेप्टम में थे। किसमें? सेप्टम प्राइमम में। और अब मैं ला रहा हूँ रोशनदान को ऐसे कवर करने के लिए एक और सेप्टम, ये है मेरा दूसरा सेप्टम, सेप्टम सेकंडम। तो दिस इज कॉल्ड सेप्टम सेकंडम, जिसको इस तरीके से उसने हाइड किया है, सिर्फ ये इस तरीके से हाइड किया। अब बड़ा जो इस वक्त चेंबर है वो कौन सा है? राइट वाला, जो रिसीव कर रहा है ब्लड कहाँ से? मदर से और सब कुछ, और उसको वेंट्रिकल में बाहर फेंक रहा है। कौन से वेंट्रिकल में? अपने राइट वेंट्रिकल में। इसी तरीके से सिलसिला चल रहा है। देखिए जब तो प्रेशर किस में ज़्यादा? प्रेशर जाहिर है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में ज़्यादा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लाइक दिस ऐसे था, लाइक दिस, और ये रोशनदान की तरह ये ऐसे इस तरीके से लाइक ऐसे कर, यानी रोशनदान को ऐसे बंद किया, ब्लड आ जा रहा है क्योंकि प्रेशर राइट में ज़्यादा है। अब जैसे राइट में ज़्यादा है, बच्चा अपने पूरा टाइम 9 मंथ्स पूरा करके अब बच्चा जैसे बाहर आएगा, लंग्स अभी उसके कोलैप्स हैं, उसने पहली सांस अभी ली नहीं है, लंग्स उसके ऐसे कोलैप्स।
अगर किसी डेड बच्चे में एक्सरे ले लो और उसमें तुम्हें एयर नज़र ना आए तो समझ लो कि उसने पहली सांस नहीं ली है। पहली सांस उसने नहीं ली होगी ना, ज़ाहिर है, तभी तो उसमें एयर आई नहीं है। एक दफ़ा एयर आ गई तो फिर जब एक्सरे लोगे तो उसमें एयर होगी, भले वो बच्चा मुर्दा ही क्यों ना हो। तो इसका मकसद है कि बच्चे ने सांस ही नहीं ली, तो इसका मकसद है कि ये बच्चा स्टिल बर्थ कहलाता है। इसका मकसद है कि इट इज़ स्टिल बर्थ। अब ये देखिए, सांस नहीं ली। अब जैसे बच्चा बाहर आएगा, बच्चा सांस लेगा पहली, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले सांस ले। इसका मकसद ये कि ज़रूरी है कि वो अंदर सांस ले, और सांस लेने के बाद बाहर सांस निकालेगा तो आवाज़ आएगी। भाई आवाज़ कब आती है? सांस अंदर लेने से कि सांस बाहर निकालने से? ठीक है, बात जो करते हैं आप सांस बाहर निकालने से। तो इसका मकसद है कि वो जो सांस बाहर निकालेंगे तो सांस अंदर लेंगे तो बाहर निकालेंगे ना, क्योंकि उसके बाद तो एयर है ही नहीं। तो इसके लिए बच्चे को क्या कराते हैं? बच्चे को रुलाते हैं पहले। जो बच्चा पहले क्राई करेगा, इसका मकसद है कि फौरी तौर पे उसने सांस लिया। इसलिए पूरी कोशिश होती है कि चाइल्ड मस्ट क्राई एज सुन एज पॉसिबल। ये बच्चा निकला ना, अगर उसने क्राई नहीं की ना, समझ लो कि उसने सांस नहीं ली अभी। इसका मकसद है कि उसको जल्दी क्राई कराओ। वो क्या करते हैं? उसको ठंडे पानी के छींटे लगाएंगे, उल्टा करके उसको 2-4 थप्पड़े मार देंगे। उसको कुछ करो, उसको इस तरीके से पिंच करो, कुछ करो, उसको क्राई कराओ। वो क्राई कराने का मकसद क्या है? क्राई कराने का मकसद है कि उसको आवाज़ निकाले। और आवाज़ निकलेगी एयर से, और एयर तो अभी उसने ली है, तो क्या करे? सांस ले। वो सांस जैसे लेगा, उसके लंग्स जो ऐसे खुलेंगे जैसे अम्ब्रेला खुल जाती है, पैराशूट खुलती है ना, जैसे ऐसे सांस जैसे लेगा तो उसके अंदर जो ब्लड होता है साइडों से, उसमें प्रेशर बढ़ेगा और रश करके ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और जैसे लेफ्ट एट्रियम में आया तो प्रेशर अब राइट का ज़्यादा कि लेफ्ट का ज़्यादा? और जैसे लेफ्ट का ज़्यादा होगा, ये जो था प्राइमरी सेप्टम ठक करके ऐसे बंद हो जाएगा। और जो ठक करके ऐसे बंद हो गया तो वो जो रोशनदान था क्या खुला हुआ कि बंद हो जाएगा? ऐसे तो बंद हो जाएगा ऐसे। और ये अब हमेशा सारी ज़िंदगी बंद रहेगा। आपका सेप्टम अभी भी 6 महीने तक या 3-4 महीने तक अगर तुम इसमें प्रोब डाल दोगे ना तो चला जाएगा। इसको कहते हैं प्रोब पेटेंसी। लेकिन कौन प्रोब डालेगा? लेकिन अगर आप तजुर्बा करके इसमें प्रोब डालें तो ये सील नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन ब्लड नहीं आता जाता रहेगा। ये क्लोज हो गया है, सील नहीं हुआ है, लेकिन अगले 6-8 महीने में ये सील हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि दोनों सेप्टम के जो पोर्शंस होते हैं, सेप्टम प्राइमम, सेप्टम सेकंडम, जैसे सील होके ये एक पूरा आपका एट्रियल सेप्टम क्रिएट होता है। अगर आपका ये ऑस्टियम सेकंडम साइज में बड़ा हुआ, पर्दा आपका नॉर्मल हुआ, वरना इसको पूरा ढकना था ना, पर्दा तो नॉर्मल है, रोशनदान कुछ बड़ा रह गया तो क्लोज होने के बाद भी सुराख रह जाएगा कि नहीं? तो इसका मकसद यह है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है? ऑस्टियम सेकंडम इज लार्जर देन नॉर्मल। सेप्टम जो सेकंडम है उसकी साइज तो ठीक है, पर्दा आपने सही नाप का लिया है, रोशनदान काफ़ी बड़ा हो गया, वो कट गया बहुत नीचे, तो तुम्हारा नीचे से वो रोशनदान नज़र आएगा। ऐसे सील कर दोगे वो सुराख नज़र आएगा। थोड़ा छोड़ दो, ये हो सकता है कि याद से सुराख बंद हो ही जाए, हो भी जाते अगर बहुत छोटा सा है। या तो ये, या सुराख जो है रोशनदान नॉर्मल है, नाप आपने पर्दे की कम ली है। तो क्या अब के बार प्रॉब्लम क्या हुआ? सेप्टम सेकंडम इज एक्चुअली डिफेक्टिव, वो शॉर्टर है। सेप्टम सेकंडम इज स्मॉलर देन द ऑस्टियम सेकंडम। तो या तो रोशनदान बड़ा है या पर्दा छोटा है। अंडरस्टैंड? तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर, दिस विल बी कॉल्ड एज दी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये जो सुराख है इसी को कहते हैं, द सुराख है उसी का नाम होता है क्या? द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको कहते हैं होल इन द हार्ट। तो होल इन द हार्ट बेसिकली किस चीज़ का होल है? ये ऑस्टियम सेकंडम जो है उसको सेप्टम सेकंडम सही तरीके से बंद नहीं, ज़्यादातर ये होता है। लेकिन ये वो भी हो सकता है कि वो जो मैंने नीचे वाला दिखाया था ऑस्टियम प्राइमम, वो ही ना बंद हो सकता हो, तो कभी ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऊपर वाले सेप्टम, वो जो ऊपर वाला जो आपने सेकेंडरी ऑस्टियम देखा था, उसके प्रॉब्लम की वजह से ये दरअसल डिफेक्ट होता है, लेकिन नीचे वाले से भी हो सकता है। तो दिस कैन एक्चुअली हैपन, यू कॉल दिस एज दी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके राइट और लेफ्ट एट्रियम के ब्लड जो हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे, शंट क्रिएट हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड के साथ मिलेगा।
या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिलेगा? कौन किसके साथ मिलने के लिए रश करेगा? पहले जहां प्रेशर ज्यादा होगा। भाई जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो ब्लड आएगा दूसरे कम प्रेशर वाले के साथ। ऐसे ही होगा ना, कम वाला तो नहीं ना जाएगा दूसरे के साथ। तो कहां प्रेशर ज्यादा है? प्रेशर आपके लेफ्ट एट्रियम में। उधर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? क्योंकि लंग से आया है। तो कौन सा ब्लड किसके साथ मिलेगा? खराब वाला सही के साथ कि सही वाला खराब के साथ? तो सही वाला खराब के साथ मिलेगा। इसका मकसद ये है कि जब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिलेगा तो वो फिर राइट एट्रियम की तरफ वो साफ वाला ब्लड खराब वाले के साथ मिलेगा और फिर चला जाएगा लंग में। और लंग कहेगा कि तुम अभी तो साफ करके भेजा है तुम्हें, वो फिर यहाँ आएगा और जो फिर वो शंट होके आपके लेफ्ट एट्रियम से राइट में आएगा तो राइट वाला फिर कहाँ चला जाएगा? फिर लंग में। वो साफ था, साफ फिर वो खराब से मिलके फिर साफ होने के लिए गया। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट एट्रियम में जो वॉल्यूम होगा, प्रेशर जो आपके ब्लड का वॉल्यूम होगा वो वेंट्रिकल में जाने के टाइम पर सेम नॉर्मल के कम होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया किस तरफ? राइट एट्रियम। तो यहाँ कम होगा। कम माने लेफ्ट वेंट्रिकल में कम। अगर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम होगा तो फिर एओर्टा में नॉर्मल के वहाँ भी कम। तो इसका मकसद है कि बॉडी के वेरियस पार्ट्स को सफिशिएंट ब्लड मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो ऐसे आप कंडीशंस क्रिएट होगी तो वो सीधा क्यों नहीं बोलते कि हार्ट फेलियर होगा? क्यों? क्योंकि बॉडीली नीड्स के हिसाब से उसको ब्लड सप्लाई सही नहीं मिल रही है उसको। अंडरस्टैंड? अगर होल बहुत छोटा है तो थोड़ा सा ब्लड जाएगा, चलो 5% चला गया, 95% मिलेगा तो कोई खास सिम्टम्स क्रिएट नहीं होंगे। हाँ ये होगा कि अगर वो ज़्यादा एग्जर्शन करेगा तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर डिस्निया हो सकती है, उसको हाइपोक्सिया होगी, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करे जब, तो बच्चा तो इतनी एग्जर्शन करता नहीं है। इस किस्म के बच्चे जो होंगे वो 15, 20, 25 साल के बाद हो सकता है कहीं स्पोर्ट्स में चले गए, कहीं हो वहाँ पता चला कि बच्चे जो है ना वो बड़ा जो है वो रन कर रहा है, उसको एकदम से कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, सिम्टम्स हो रहे हैं। फिर जाके इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा तो उसको तो दिल में सुराख है। ये कोई उस वक्त थोड़ा ही हुआ है उसको, ये बाय बर्थ हुआ है उसको। अंडरस्टैंड? तो ये सिम्टम्स इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होंगे और फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे उनकी। इतना कुछ कि इवन कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं, यानी हार्ट के अंदर कैथेटर डालते हैं और हार्ट के अंदर कैथेटर डाल के वॉच कर लेते हैं कि गड़बड़ किधर है और ये होल है किस चीज़ में, कि ऊपर है सेकंडम में कि प्राइमम ही बंद नहीं हो सका था, प्रॉब्लम किधर है। उसी तरीके से फिर वहाँ पर उसको स्टिच करके बंद कर देते हैं। सर्जिकली भी ट्रीट करना, आजकल उसको ओपन हार्ट सर्जरी में नहीं, आजकल उनको कैथेटर के ज़रिए इवन क्लोज करके भी, एंडोस्कोपी से भी क्लोज हो रहे हैं। तो ये एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आजकल इतना बड़ा मसला नहीं रहे जितना पहले थे। इसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। अब देखें उसको डायग्राम्स में तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें यहाँ से ये मुख्तलिफ जगहों पे हो सकते हैं। ये अगर ये होल ऊपर है ना तो ये ज़्यादातर होगा सेप्टम ऑस्टियम सेकंडम में, वो नीचे होगा तो फिर ऑस्टियम प्राइमम में भी हो सकता है। ये है सेप्टम। तुमने क्या किया है, ऐसे खोला है तो तुम राइट एट्रियम में हो इस वक्त, सुपीरियर इन्फीरियर वेना क्या इसमें ओपन हो रही है। ये जगह के उस पार क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम का ब्लड इसमें आ गया। वो साफ वाला है, ख़राब वाले में आएगा तो साइनोसिस थोड़ी होगी। ये ख़राब वाला जब साफ वाले से मिलेगा तो साइनोसिस होगी। तो ये साइनोटिक डिजीज़ नहीं, एसाइनोटिक डिजीज़ है। और यहाँ से आप ये देख रहे हो कि ये सेप्टम इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। वेरियस टाइप से सेप्टा के जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये जो आपका जो मैंने आपको बताया कि ये जो आपने इस तरीके से रोशनदान को ऐसे ना बंद किया है, तो वो जो फोरामेन होता है ना उसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। और ये जो आपने ऊपर ऐसे ऐसे सेप्टम डाला है ना, ये वेल्व है इसका, वेल्व ऑफ दी फोरामेन ओवेल। और अगर इसमें कोई प्रोपोर्शन ना हो तो सुराख रह जाएगा, होल इन द हार्ट। पेटेंट फोरामेन ओवेल इसको हम कहते हैं, पेटेंट। तो एसडी इज एक्चुअली दी पेटेंट फोरामेन ओवेल, ओपन जो रह गया, जिसको सेप्टम सेकंडम ने बंद करना था, यानी जिसको पर्दे ने बंद करना था रोशनदान को, वो रोशनदान बंद न कर सका, तो वो होल रह जाएगा। इस होल को वेरियस स्पॉट्स पे आप जहाँ पे देख सकते हो जहाँ पर। तो एसडी जो है ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जिसको हम इंटरएट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो बाय बर्थ वहाँ पर कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाया, तो इसको यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है ना कि फीटल सर्कुलेशन जो होती है फीटस में, आपका जो राइट एट्रियम का जो कंप्लीट ब्लड होता है वो फोरामेन ओवेल से निकल के कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता है, ताकि लेफ्ट एट्रियम को भी परफ्यूज कर सके वहाँ पर।
और यहाँ पर कहीं भी इस किस्म की अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको ये मसला नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये इस वक्त ये पिंक कलर का यहाँ जो नज़र आ रहा है ये क्या है, सेप्टम प्राइमम, और ये ग्रीन कलर का जो पर्दा उतार रहा हूँ नीचे ये सेप्टम सेकंडम है, और इस वक्त ये कंप्लीट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है क्या, सेप्टम सेकंडम, और ये है सेप्टम प्राइमम। इसमें इस जगह सुराख था जो बंद हो गया और क्रिएट हो गया इसमें, तो इसमें से नीचे से हाथ लगा के मैं उसमें हाथ डाल सकता हूँ, तो ब्लड आता जाता रहेगा जब तक बच्चा डेवलप हो रहा होगा। लेकिन जब बर्थ लेके आएगा और पहली सांस लेगा तो ये ठक करके बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो ये हमेशा इस तरीके से बंद रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर स्मॉल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं तो कुछ खास सिम्टम्स नहीं होंगे, ये फॉर लाइफ भी चल सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ये शंट अगर क्रिएट हो जाएगा तो राइट साइड के हार्ट में प्रेशर पड़ेगा। कौन सा, एक तो उसको अपना ब्लड, दूसरा लेफ्ट वाला भी इसकी तरफ आ रहा है, तो उधर प्रेशर बढ़ेगा। अगर उधर प्रेशर बढ़ा तो ये ब्लड एओर्टा में ज़्यादा जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा जाएगा, तो इसका असर किस पे पड़ेगा, लंग पे, और लंग पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो लंग पे प्रेशर ज़्यादा आएगा तो उधर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आने से फ्लूइड बाहर आएगा, उधर फिर एडिमा हो सकती है, और फिर वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खास तौर पे कब, खास तौर पे जब वो वर्क करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके से यहाँ पर होती हैं, लेकिन एएसडी वीएसडी के मुकाबले में कॉमन नहीं है, ये लेस कॉमन है, वो ज़्यादा कॉमन है और वो ज़्यादा डेंजरस भी है। इसमें पेशेंट जो है कि आप हमने देखे छोटे से होल के साथ 40-40 साल तक, ऐसे पुराने मतलब ऐसे ओल्ड पेशेंट भी हमने देखे, कंजेनाइटल डिफेक्ट के पेशेंट इतने ओल्ड। और इस तरीके से यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं बर्थ के बाद कभी भी हो सकते हैं, इतना कुछ कि 30 ईयर्स में पेशेंट प्रेजेंट हो जाए, कंजेनाइटल डिफेक्ट के साथ, होल इन द हार्ट के साथ 30 साल में पेशेंट एडमिट हुआ है, ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर। और ये स्मॉल टू मॉडरेट साइज डिफेक्ट्स जो है वो कोई सिम्टम्स क्रिएट नहीं करते, इसलिए किसी ट्रीटमेंट की शायद ज़रूरत ना हो। लेकिन लार्ज साइज होंगे तो सिम्टम्स करेंगे क्या, पहला तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसके साथ साथ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी, क्योंकि बार बार एडिमा होते होते उसके साथ ये प्रॉब्लम होगा, और एरिया एक्सपेंड होगी तो पल्पिटेशन भी होगी। ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट उमूमन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा कि ये क्लिनिकल फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिस्निया, पल्पिटेशन वगैरह, और फिर जाहिर है उसकी बीट एट्रिया में जब प्रेशर बढ़ेगा और एट्रिया एक्सपेंड हो गए तो उसकी परमेबिलिटी मायोकार्डियम की डिग्री अल्टर हो जाएगी, स्ट्रेच होता है ना, तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और फिर इंक्रीज होने की वजह से एक्साइटेबल हो जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं 200-250 टाइम्स ऐसे ऐसे, इसको फिब्रिलेशन कहते हैं। तो इसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और अंदर जो ब्लड होगा वो आसानी से बैठा होगा कि उसमें टर्बुलेंस आएगी, और जब टर्बुलेंस आएगी तो उसके अंदर थ्रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर उमूमन एंटीकोगुलेंट्स दे देते हैं, हेपरीन या कुछ और वारफारिन वगैरह या दूसरी चीज़ें, ताकि क्लॉट ना बने, क्योंकि खुदा न खासा यहाँ क्लॉट बना तो यहाँ का क्लॉट टूट के पल्मोनरी ट्रंक में होकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है, या वहाँ से टूट के अगर कोई बदकिस्मती हुई ना तो उस होल से निकल के फिर लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में से वो स्ट्रोक हो सकता है। तो इससे थ्रोम्बस को भी बचाना है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन का तो स्ट्रोक भी हो सकता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ जाके ये थ्रोम्बस क्या होते हैं, एम्बुलेंस फंस जाते हैं वहाँ पर। तो दिस कैन हैपन आल्सो। तो आप यहाँ पर करें, उसका चेस्ट एक्सरे करेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह, ईसीजी हो, जितने भी उसके सीवीएस के बेस लाइन्स हैं वो आप यहाँ पर इसको करवा दोगे लाइक। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हार्ट टचेड हो, पल्मोनरी एडिमा वगैरह यहाँ हो, तो प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह यहाँ मिलेंगी आपको। क्यों पल्मोनरी आर्टरीज ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेंगी, क्योंकि ब्लड ज़्यादा राइट साइड पे आ रहा है, राइट वाला खुद का तो है ही, लेफ्ट वाला भी शंट होके इधर आ गया, इतना राइट पे प्रेशर पड़ गया, और राइट पे जब प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरियाँ डायलेट हो जाएंगी, और लंग्स में आपको डायलेटेड और प्रोमिनेंट आर्टरीज मिलेंगी, जो नॉर्मली इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, क्योंकि उधर प्रेशर कम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको डायग्नोस भी किया जाएगा ईसीजी और कार्डिको। इसका जो एक है वो है कार्डियक कैथेटराइजेशन, कैथेटर डाल के सीधा उसके अंदर आप यहाँ पे देख लेते हो लाइक सांस। तो इन प्रॉब्लम्स को इवन मॉनिटर किया जाता है लाइक दिस कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो डॉक्टर वहाँ पर इवन कैथेटर डाल देते हैं यहाँ पर इनसाइड ब्लड वेसल्स के थ्रू। अच्छा, तो सर्जिकल क्लोजर इसका अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो, अगर माइनर साइड, अगर उसका माइनर साइज़ है उसकी, मॉडरेट में भी इवन सिम्टम्स नहीं होते कभी कभी, और फौरी तौर पे इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा है तो ये आस्ता 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 क्लोज हो भी जाएगा। तो इसको फ़ौरन ऑपरेट नहीं करते, वेट करो, और क्योंकि इतने सिम्टम्स भी ज़्यादा नहीं होते, छोटा सा होल है तो बंद ही हो जाएगा, और छोटा सा है तो सिम्टम्स भी नहीं होंगे। हो सकता है कि कोई आपके पास ऐसा पेशेंट लेके ही ना आए,
हाँ हाँ, वो जब बड़े हो तो फिर तो करना है, फिर तो होल इन द हार्ट वो करते हैं, सर्जरी तो होती है इसकी बिल्कुल। लेकिन बड़ा अगर बहुत बड़ा होल रह गया है और बंद नहीं होगा, और जब 30 साल तक बंद नहीं होगा तो आगे कौन सा बंद होगा? तो ये शुरू में बंद हो जाता है अगर बंद होना होगा तो। हाँ हाँ, क्या जी? भाई देखो, अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे और आगे से एक्सर्शन, पल्पिटेशन, उसके डेथ, ये खुद डेथ काज नहीं करेगा लेकिन कॉम्प्लिकेट होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन करेगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई उसका पीस टूट के एम्बुलेंस बन गया तो मसले तो करेगा वो, इससे कॉम्प्लिकेट होगा। ये फौरी तौर पे डेथ काज नहीं करेगा एज सच, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे करेंगे तो मेडिकेशन आप क्या करोगे? रिड्यूस करो साइंस एंड सिम्टम्स, स्ट्रोक को अवॉइड करो, कोआगुलेशन यानी क्लॉटिंग ना हो यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन, उसको आप अवॉइड करो, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े सर्जरी की तो उसको फिर सर्जिकली इसको क्लोज कर देंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल ओके। तो ये आपका पूरा इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो ये समझ में तब आएगा जब आप समझोगे कि ये सेप्टल डिफेक्ट, ये खुद सेप्टम क्या है, जिसका डिफेक्ट कर रहे हो वही ना आए तो फिर आगे से तो कहानी खत्म। बैठ के हम तय करें कि भाई सेप्टल डिफेक्ट, हम कह रहे हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, हमें पता ही नहीं कि एट्रियल सेप्टम हो, एट्रियल सेप्टम ही क्या होता है। इससे मुझे एक अपने टीचर की एक बात याद आ रही है। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तो वो टीचर हमें पढ़ा रहा था, बता रहा था कि वो, उसने कहा कि मैं एक नर्सिंग के फर्स्ट ईयर की मैं क्लास ले रहा था, नर्सेज की, ट्रेनी नर्सेज, और वो पढ़ा रहा था फीमोरल ट्रायंगल। वो फीमोरल ट्रायंगल पे उसने काफ़ी अच्छी इधर प्रेजेंटेशन, वो बड़ा खुश हुआ कि मैंने फीमोरल ट्रायंगल पे ज़बरदस्त मैंने क्लास ले ली। तो क्लास ख़त्म होने के बाद उनसे पूछता है कि दिस वाज द फीमोरल ट्रायंगल, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट द फीमोरल ट्रायंगल इज़? तो एक नर्स उठ के बोलती है वो तो सब ठीक है लेकिन ये ट्रायंगल क्या होता है? अब उसको यही पता नहीं था कि ट्रायंगल कहते किसको हैं। वो पूरी क्लास उसने सुन ली, सब कुछ सुन ली, लेकिन उसको ट्रायंगल की मीनिंग नहीं आती, ट्रायंगल होता क्या है दरअसल। अब वो ट्रायंगल ही जिसको पता नहीं होगा, वो फीमोरल ट्रायंगल पे पूरी क्लास सुन ली उसने। अब आप बैठ के पूरा ये कर ले सेप्टल डिफेक्ट, वो पता नहीं, इकोकार्डियोग्राफी, ये वो पता, वो आपको यही पता नहीं है कि एट्रियल सेप्टम क्या है, बल्कि यही पता नहीं कि एट्रियम क्या होते हैं। तो इसका नहीं मतलब ऐसी बुरी हालत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन असल चीज़ ये है, चलो एट्रियल सेप्टम का भी पता होगा, डिफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि दो सेप्टा ना मिल सके। आप कहें सेप्टम तो एक है, दो कैसे? तो इसका मकसद है कि थोड़ा पीछे जाके थोड़ी सी टच एम्ब्रियोलॉजी की होना ज़रूरी है। अब मैं ये, अगर ये आपको समझ में आ गया है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एम्ब्रियोलॉजी की किताब उठाने की भी, क्योंकि आपको इससे थोड़ी ना कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन समझ में तो आए ना, कम से कम समझ में आए। असल चीज़ है समझना, याद करना नहीं। असल चीज़ है समझना, याद करना नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आपने याद करने पे ज़्यादा टाइम दिया है, और जो याद करने का प्रोसेस है ना, वो एक तरह से यूँ समझ ले कि ये वफादार प्रोसेस नहीं है एक तरह से। समझिए आपको याद ना हो ना, बिलीव करें, आप डरे मत। कोई आपसे नहीं बोलेगा कि ए से लेके जेड तक मुझे फर बताओ, किसी ने पूछा आज तक आपसे? अगर आपको कंसेप्ट होगा ना तो टूटी फूटी लैंग्वेज में उसको समझा देंगे आप, अगर आपने उसको कंसेप्ट लिया होगा। और आजकल तो वैसे ही एमसीक्यूज ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लिखा हुआ होता है वो, ऐसे तो नहीं है कि आपको बोला जाता है कि लिखो। भाई ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन आप उस कंसेप्ट से निकलेंगे ना तो फिर लिख भी लेंगे, आप समझेंगे तो लिख भी लेंगे। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज योर क्लास टुडे। अभी आप आधा घंटा थोड़ा गैप करके आ जाओ तो हम एक और क्लास स्टार्ट करेंगे, और वो होगा एक और सेप्टम, वो ज़्यादा खतरनाक है, और उसको बताएंगे कि वो सेप्टम आता किधर से है और ऐसा डिफेक्ट उसमें क्यों क्रिएट होगा। उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो 10-15 मिनट आप गैप करो तो फिर शुरू करते हैं क्लास।